And now I would like to request Shridesh Raji kindly start the session. Om Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज की इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय योग संस्थान की ओर से अपनी बात रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक या दो लाइन में संस्थान का परिचय जरूर अवश्य आपको देना चाहूँगा। भारतीय योग संस्थान पिछले 56 वर्ष से भारत की संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। हमारे भारत की 23 प्रांतों में 4,500 निःशुल्क योग के केंद्र चलाए जाते हैं, जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन योग करने आते हैं। किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। यह संस्था किसी से किसी भी प्रकार का डोनेशन स्वीकार नहीं करती। दोनों रखने हैं, दोनों रखूं? चलिए, यह संस्था किसी से किसी प्रकार का डोनेशन रिसीव नहीं करती। इसकी विशेषता ये है, बाहर के 10 देशों में भी हमारे लगभग 100 से अधिक योग केंद्र चलते हैं। विदेशों में भी हम अपने इस योग का निःशुल्क शिक्षा देते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, जेलों में, पार्कों में, अगर आप दिल्ली में हमारे 1400 सेंटर चलते हैं। आप किसी भी कॉलोनी में अगर आप जाएंगे और सुबह के समय आपको एक पीले रंग का बैनर लगा होगा, भारतीय योग संस्थान जी और जीवन दो ऊपर लिखा हुआ होगा। जो भी सेंटर चल रहा है 99% वो भारतीय योग संस्थान का आपको मिलेगा। ये मैं फ़ख्र के साथ आपके बीच में कह सकता हूँ। ये काम करता है नहीं, एक से काम से जाएगा ना, काम नहीं करता। One announcement, those who want to have registration done, so please kindly at the hall, outside the hall we have registration counter, kindly get your registration done. And please take care of your belongings. मेरा विषय है बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। हिंदी में मेरी वार्ता रहेगी। 10 से 12-15 मिनट आपको बतला करके 5-7 मिनट थोड़ा सा अभ्यास भी करवा देंगे, ताकि कुछ सीखने को भी मिले। मुझे मालूम नहीं आप प्रतिदिन योग करते हैं कि नहीं। प्राणायाम शब्द का अर्थ बतलाने से पहले मैं प्राण के बारे में बतलाऊंगा। प्राण क्या है? जब वायुमंडल में ये विचरती है तो इसको वायु कहते हैं। नासिका के द्वारा जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये श्वास कहलाता है। और जब ये भीतर जाकर के अग्नि, अन्न, जल, वायु आपस में सम्मिश्रित होकर के इसके भीतर से जो ऊर्जा पैदा होती है उसको हम प्राण कहते हैं, जो कि रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से शरीर में विचलन करते हुए हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाता है। तो कोशिकाएं जब वहाँ स्पंदन होता है तो उसे प्राणिक ऊर्जा कहते हैं, जिसकी वजह से मेरा ये जीवन चलता है। प्राण ही हमारी जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उसके मूल में अगर कोई ऊर्जा है तो उसका नाम प्राण है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो। आप अभी भोजन करके आए, अगर मैं भोजन के लिए ग्राही तोड़ता हूँ, मुख तक लेकर के जाता हूँ, उसको चबाता हूँ, निगलता हूँ, उसका पाचन करता हूँ या मल का निष्कासन करता हूँ, रक्त का भ्रमण हो या हमारी ग्रंथियों के द्वारा स्राव निकलना हो, उठना, बैठना, सोचना, सोना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, कोई भी कार्य हो जीवन का, हर कार्य के पीछे अगर कोई मूल में उसके कोई ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, तो उसका नाम प्राण है। और प्राण शब्द से ही हम लोग प्राणी कहलाते हैं। जब तक प्राण है तब तक हम प्राणी हैं। भगवान ना करे कल अगर ये प्राण हमसे अलग हो जाए तो राम नाम सत्य है, फिर हमारा कोई मूल्य नहीं। घर के परिवार के सदस्य भी 2 घंटे हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्य है। और प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार करना, सृजन करना, नियंत्रण करना, अपने वशीभूत करना, उसको दिशा देना, उसका सृजन करना। ये एक तकनीक है बहुत सुंदर। आज का व्यक्ति प्राण को खर्च करना जानता है, कमाना नहीं जानता।
प्राणायाम वो तकनीक है जो आप प्राणिक शक्ति कमाते हो उससे, जो दिन भर आपको खर्च करने के लिए, जीवन जीने के लिए चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि प्राणायाम का अभ्यास करते समय व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें उसके जीवन में पहले आ जानी चाहिए। सबसे पहले शुद्धि क्रियाएं। हम लोग आप देखते हैं आजकल बालकोनी में बैठे हुए, पार्कों में बैठे हुए, स्टूलों पे बैठे हुए बहुत से प्राणायाम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बेसिक बातों का नहीं पता होता। जब तक मेरे शरीर के भीतर का शोधन नहीं होगा शुद्धि क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम शरीर के ऊपर इफेक्टिव नहीं होते। चाहे उसके अंदर मल निष्कासन की क्रिया हो जो सुबह सहज रूप में होनी चाहिए, नहीं है तो आप अनीमा लो। चाहे आप जल नेति क्रिया करें, आप रबड़ नेति या सूत्र नेति करें, नासा रंध्र धोती करें, या आप कर्ण रंध्र धोती करें, या आप जीवामूल धोती करें, दंड धोती करें, वस्त्र धोती करें। कठिन चीज़ें हैं वो ना करें, लेकिन हम और आप जैसे गृहस्थी लोगों के लिए सहज चीज़ें भी बहुत हैं। आप कम से कम आइज वाश कप से आंखें तो धो ही सकते हो, नासिका में 2 बूंद बादाम के तेल की तो डाल ही सकते हो। तो छोटी छोटी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के मल का शोधन कर देती हैं, आव बाहर चला जाता है, तो प्राणायाम इफेक्टिव होता है। भोजन कैसा हो, सुपाच्य भोजन हो, सात्विक भोजन हो, घर का बना हुआ हो, सब्जियों, ताज़ी सब्जियों पर आधारित हो, फल, अंकुरित सीड्स, भीगे हुए बादाम, ऐसे कुछ भीगे हुए आपके किशमिश, अखरोट, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने भोजन का हिस्सा बना लेना चाहिए। सायंकालीन भोजन 10 और 11 बजे करने वालों के ऊपर सुबह प्राणायाम असर नहीं करता। जब हम गोधूली के समय, जब हम कह लीजिए कि 6-7 बजे भोजन करते हैं, तो वो सोने से पहले पच जाता है, सुबह सहज रूप में मल का निष्कासन होता है। तो उस समय अगर हम 4 आसन करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम कई गुना ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्राणायाम करने से पहले क्या आपने गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास किया? क्या आपको बंध लगाना आता है? क्या आपका कुंभक का अभ्यास है? इनको हमें सीखना चाहिए। मैं एक दिन में ये सारी बातें विस्तार से तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप आपको इन चीज़ों की हो जाएगी। नियमित साधना, आज कर लिया कल छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया। योग का अभ्यास ऐसे नहीं होता। 365 दिन, होली हो या दिवाली हो, यात्रा में हूँ या घर पर हूँ, शादी हो या बीमार हूँ, लेकिन मुझे अपनी परिस्थितियों के अनुसार, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझे अपनी साधना करनी होती है। जो व्यक्ति 365 दिन साधना करता है उसके ऊपर प्राणायाम प्रभावकारी होते हैं। कोई भी काम हो उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है। अगर हम प्राणायाम करते हैं लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तकनीक नहीं है, सीखा नहीं है, नियमितता नहीं है, तो वो सिर्फ श्वासों की फूका फाकी कहलाती है। उस प्राणायाम का कोई करने का लाभ नहीं है। आपका समय सही होना चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम अभ्यास करें तो अच्छा है। सायंकालीन करो तो भोजन करने से 45 मिनट पहले लगभग आप इसका अभ्यास कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उस वक्त मुझे कोई ऐसा सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और वो ढीले वस्त्र होने चाहिए, और मुझे खुले वातावरण में बैठ करके, बंद कमरे में, एसी रूम में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते। जैसे आजकल टीवी पे बैठ करके हम टीवी खोल लेते हैं और बेड पे बैठ करके वहीं प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका अपना वो है, लेकिन जो नियम है वो ये नहीं कहता है। नियम ये कहता है कि ये भी एक वायु स्नान होता है। जिस प्रकार से आप बाथरूम में जाकर के ताज़े पानी से नहाते हो, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो बॉडी प्राणायाम वायु स्नान करती है, बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन होगी ही नहीं, आप बंद कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वो आपका अभ्यास प्रभावकारी नहीं होता। एक सूत्र आता है, धयन्ते धमायमानाना नाम धातु नाम ही यथामला तथे इंद्रियाणाम दहन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि के अंदर धातु को तपा करके उसको शुद्ध कर दिया जाता है, इसी प्रकार प्राणायाम रूपी अग्नि जब आपके भीतर प्रज्वलित होती है तो उसके अंदर आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती हैं। आप बाहर से भीतर जाने की कला सीख जाते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मेरे पैरों की नसों में, पैरों के क्षेत्र में, टांगों में प्राण का विचरण बढ़िया बनता है। मेरी छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में, लीवर में, किडनी में, जो भी महत्वपूर्ण अंग है उनका पोषण अच्छा होने लगता है।
मेरे शरीर में रक्त भ्रमण प्रणाली ठीक से होती है। प्राणायाम के अभ्यास से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जिनको हम रक्त नलिकाएं कहते हैं, धमनियाँ, शिराएं, कुछ भी कह सकते हैं आप, उनकी दीवारें लचीली बनती हैं, जिससे रक्त का भ्रमण अगर सही होगा तो आपको बीपी की शिकायत कभी नहीं होगी, अंदर कोलेस्ट्रॉल फालतू का नहीं जमेगा और आपको हृदय रोग नहीं होगा। ये प्राणायाम का एक लॉन्ग रन इफेक्ट बॉडी के ऊपर आता है। ग्रंथियों का स्राव, हमारी ग्रंथियां हमारे शरीर में ऐसी जगह स्थित है जहां कोई ना कोई महत्वपूर्ण चक्र है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बतलाऊं, जहां हमारा मूलाधार चक्र है वहां टेस्टी ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स है पुरुषों में। जहां पर स्वाधिष्ठान चक्र है वहां पर महिलाओं में देखिए ओवरी है। जब हम मणिपुर चक्र की बात करते हैं तो वहां किडनी है, एड्रेनल है, स्प्लीन है, बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। जब आप अनाहत चक्र की बात करते हैं तो वहां थाइमस ग्लैंड है। जब आप विशुद्धि चक्र की बात करते हैं वहां थायराइड है, पैराथायराइड है, एडिनाइड्स हैं। और जब आप आज्ञा चक्र की बात करते हैं तो वहाँ पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। ये सब प्लेक्सिस हैं, हमारी बॉडी के अंदर चक्र हैं, जहाँ से नाड़ियाँ रूप नाड़ियाँ निकल के मेरी कॉस्मिक एनर्जी को इन ग्रंथियों को देती हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं, ये प्राणिक नाड़ियाँ और उपनाड़ियाँ हमारी सक्रिय बन जाती हैं और इनसे बहने वाली प्राणिक ऊर्जा मेरी ग्रंथियों को सुचारू रूप से मिलने लगती है, जिससे कि इन ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्राव है उसकी गुणवत्ता और मात्रा ये दोनों बढ़िया बनती हैं। और जो अगर बॉडी का हार्मोनिक सिस्टम बढ़िया हो और बॉडी से निकलने वाले जूसेस ठीक हो तो आप बीमार होंगे ही नहीं। साइंस भी कहती है ये बात। तो अगर जरा सी भी गाइनिस प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर लोग आपको यही कहते हैं कि बॉडी में हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया। तो प्राणायाम इस काम को बहुत अच्छे से कर लेता है। वात पित्त कफ, हम सुनते हैं कि अगर ये तीनों संतुलित हो तो हम बीमार नहीं होंगे। तो ये जब आप हमारे यहाँ एक अग्निसार प्राणायाम होता है, आप में से बहुतों को पता होगा, पेट को आगे पीछे श्वास बाहर निकाल करके हिलाना होता है। इससे हमारे शरीर का वात दोष ठीक होता है। अगर मैं चंद्रवेदी प्राणायाम करता हूं, बाएं से श्वास लेना और दाएं से श्वास को निकालना, चंद्रवेदी प्राणायाम से मेरे शरीर को ठंडक मिलती है, पित्त दोष ठीक होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं सूर्यवेदी प्राणायाम कर लूं तो मेरे शरीर को गर्मी मिलती है। इसी तरह से अगर मैं कपालभाति प्राणायाम करता हूं तो मेरे शरीर से जो एक्सेस म्यूकस होता है, जो दूषित श्लेष्मा होता है, वो शरीर से बाहर चला जाता है। आपका डायफ्राम से लेकर के और यहां तक ये पूरा सिस्टम आपका साफ हो जाता है। जब दूषित श्लेष्मा बाहर जाएगा तो कफ दोष आपका ठीक होगा। वात पित्त कफ तीनों ही हमारे प्राणायाम से कंट्रोल होते हैं, सम अवस्था में पहुंच जाते हैं। स्नायु मंडल, हमारी बॉडी के अंदर स्नायु तंत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहते हैं कि शरीर से 31 जोड़े स्नायु तंत्र के निकलते हैं, मस्तिष्क से सीधे 12 जोड़े एक निकलते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये सारे हमारे स्नायु स्वस्थ बनती हैं, अच्छी बनती हैं, सक्रिय बनती हैं, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक काम करेगा तो मस्तिष्क भी अच्छा काम करेगा, हमारा निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी रहेगी, याददाश्त शक्ति भी अच्छी रहेगी और हमारा मन भी शांत रहेगा, रात को नींद भी हमारे को अच्छी आएगी। हमारी कुछ प्राणिक नाड़ियाँ होती हैं, बड़ा शॉर्ट में मैं लेकर के चल रहा हूँ। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जैसे 3 नाड़ियों के नाम ले रहा हूँ। नाड़ियाँ तो 72,000 बतलाई गई हैं। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में ठंडी नाड़ी है जो शरीर के बाएं भाग से निकली है। जब हम चंद्र नाड़ी का अभ्यास करते हैं, चंद्रवेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है। इसकी एक्टिवेट होने से मन शांत होने लगता है। और साइंस की दृष्टि से देखो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका अच्छा बनता है। अगर आप इसका उल्टा करो, सूर्यवेदी प्राणायाम करोगे तो आपकी पिंगला नाड़ी प्रभाव में आएगी, आपका दायां स्वर सक्रिय होगा और उसके होने से आपके अंदर काम करने की क्षमता, भागदौड़ करने की क्षमता, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर ऐसे प्राणायाम करोगे तो आपका मध्य स्वर चलने लगेगा, जिसको हम सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाएगी तो आप अपने शरीर में अपनी ऊर्जा को अपने जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। आपकी बुद्धि तीव्र होगी। जितने प्रोफेशनल होते हैं जो दिमागी काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट होना बहुत अच्छा माना जाता है। टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, शिक्षकों, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है वो। तो ये प्राणायाम का अभ्यास सबके लिए कैसे लाभकारी है, इससे हमारी मानसिक शक्तियां भी हमारे भीतर विकसित होने लगती हैं, जैसे सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, समझने की शक्ति। तो इससे मन शांत होता है, हमारे चक्र सक्रिय बनते हैं, जागृत होते हैं,
नाड़ियाँ उपनाड़ियाँ जागृत होती हैं, हमारा प्राण का ऊर्ध्वागमन होने लगता है, हमारे वीर्य का ऊर्ध्वागमन होने लगता है, और मन शांत होने पर व्यक्ति फिर ध्यान और समाधि में भी जाने लगता है। अतः अगर हम पहले आसनों का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि शारीरिक स्थिरता मानसिक स्थिरता से ज़्यादा जरूरी है। प्राणायाम जहाँ प्राणिक ऊर्जा से मुझे स्वस्थ बनाता है, वहाँ मेरे मन को भी शांत करता है। पर यह काम तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरा शुद्ध शरीर ना हो, स्थूल शरीर, और हम इसमें स्थिरता ना ले आए। स्थिरता कहाँ से आएगी? आसनों से आएगी। इसलिए प्रावधान महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्ट अभंगानी। तो हमेशा आपका प्राणायाम को आसनों के बाद रखा गया। हमें क्रम का नहीं पता, हमें साधना किस क्रम से करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। गृहस्थी यम और नियम को पहले नहीं उठा सकता। अगर मैं आपको ये कहूँ चलो आज हम संकल्प लेते हैं, आज से सब सच बोलेंगे, कि जितना मर्जी संकल्प ले लो, 1 घंटे के अंदर संकल्प टूटा हुआ मिलेगा। पर आसनों से तो शुरुआत कर सकते हैं। पर यकीन सच मानिए आप, ये व्यवहारिक पक्ष बतला रहा हूं मैं, कि अगर हमने आसन से अपनी साधना को शुरू कर लिया और प्राणायाम जीवन में आ गया और 10 मिनट चिंतन करने बैठ गए, तो यम और नियम भी जीवन में उतरने लग जाएंगे। यम और नियम भी जीवन में उतरने। आइए मैं आपको 1 या 2 प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मेरे को 6-7 मिनट मिलेंगे और 5 मिनट। हम 6 मिनट नहीं लेंगे मोनिका जी, हम 5 मिनट लेंगे। हम योग के मार्ग पर चलने वाले हैं। हम आप 4 मिनट कहोगे 4 मिनट कर देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नाराज होकर थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो खुश होकर बोल रहा हूँ। वो वक्ता क्या जो अपने समय के साथ अपने आप को बांध ना ले। आइए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक छोटा सा कंसंट्रेशन के ऊपर करते हैं। आप आंखें बंद कर लीजिए अपनी, और जो चश्मे लगाए हुए चश्मों को आप मेज़ पर रख दीजिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए। 2 मिनट ये, 2 मिनट एक प्राणायाम और 2 चीज़ें करवा के अपनी बात को पूरा कर दूंगा। मुझे मालूम था कि मेरे पास समय कम है, तो मैंने अपनी सारी बातों को समेट लिया कम शब्दों में। आंखें बंद कीजिए, बॉडी को शिथिल कर दीजिए। आप सोचिए कि इस बॉडी में जो स्ट्रेस है वो कम होता जा रहा है। मानसिक तौर पर जैसे भाव बनाते हैं शरीर और मन पर, वैसा प्रभाव आने लग जाता है। जैसे सब आसन में करते हैं हम या सोते हुए करते हैं, ऐसे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, मन को भी रिलैक्स कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। फोकस ऑन योर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एट द टिप ऑफ द नोज। आप अपने नासिका के अग्रभाग पर फोकस कीजिए और आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखिए। आपकी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये एक स्वैच्छिक क्रिया है जो कि मेरे जीवन के पहले श्वास से अंतिम श्वास तक बिना आपकी अनुमति के हमेशा चलती है। आप सो जाते हैं, बिल्कुल प्रगाढ़ नींद में होती है, तो भी ये श्वास रुकते नहीं है। जिस दिन ये रुक जाएंगे हमारी लीला ही खत्म हो जाएगी। आप इनको जरा देखिए, आपके भगवान का उपहार है। मन ही मन में भाव लाइए कि ये मेरे भगवान का दिया गया वो अमूल्य उपहार है, जो मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक मेरे जीवन का मूल है। अमूल्य उपहार, देखिए इस भाव से। अब आप इसको थोड़ा सा लंबा कीजिए। आप रीढ़ के आखिरी हिस्से तक श्वास को वहां से और कंठ तक श्वास भरिए और वहां से आप नीचे तक श्वास को पूरा निकालिए। श्वास भरने और निकालने की आवाज़ नहीं आएगी, पर अवेयरनेस आपकी बिल्कुल कंसंट्रेशन उसके ऊपर होनी चाहिए कि अब मेरा लोअर एब्डोमिनल एरिया से श्वास बाहर जा रहा है, या अब उसके बाद मेरा श्वास कहाँ कहाँ से कैसे कैसे। हमेशा जब भरते हैं तो नीचे से ऊपर आते हैं। लोअर एब्डोमिनल एरिया, अपर एब्डोमिनल एरिया, लोअर लोब्स, जो लंग्स के नीचे के जो लोब्स हैं, जिसको हम निम्न खंड बोलते हैं, मध्य खंड, ऊपरी खंड, कंठ तक श्वास को अब थोड़ा छोटा कर दीजिए। उसे 4 उंगल ऊपर आ जाइए, 3 उंगल। स्वाधिष्ठान चक्र है मेरा, जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक 2-3 श्वास ऐसे लीजिए पूरी जानकारी के साथ। अब थोड़ा सा 2-3 श्वास लेने के बाद मणिपुर चक्र तक आ जाइए, नाभि तक। नाभि तक श्वास को भरिए और निकालिए। नाभि से डायफ्राम तक, डायफ्राम से मध्य भाग तक, फेफड़ों के, फिर कंठ तक, ऐसे 3 श्वास ऐसे लेकर के फिर 3 श्वास ऐसे लीजिए कि डायफ्राम से और आप कंठ तक श्वास भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। पूरी जानकारी रहनी चाहिए आपकी। सजगता को आपने
भूलना नहीं है, सजगता के साथ आप करेंगे ये। अब आप कंठ से नासिका तक केवल श्वास को भरिए और छोड़िए, और उसको और छोटा कर दीजिए। केवल आप नासिका के पास आते जाते छोटे श्वास को देखिए। इससे मेरी हार्ट बीट कम हो जाएगी, मेरा बीपी नीचे आएगा, मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, मेरा मन शांत होगा, मेरी एकाग्रता बढ़ेगी, मेरी सजगता बढ़ेगी, और मैं री एनर्जेटिक भी फील करूंगा। छोटा सा ये मैंने सिर्फ दो, आप एक लंबा श्वास लीजिए और ओम की ध्वनि करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथों की उंगलियों से आंख की पलकों को सहलाइए। अगर किसी को नहीं आती तो आंखें खोल करके देख लीजिए। बड़े प्यार से ये 3 उंगलियां आंख के ऊपर से ऐसे लेंगे हम, इससे एक ठंडक महसूस फील करेंगे आप। ये बात मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी। एक भ्रामरी प्राणायाम मेरा और करवाने का मन था, लगेंगे 2 मिनट, देंगे तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म। दे दूँ? नहीं दूँ? हाँ, मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था को बिगाड़ने का कारण नहीं बनूंगा। आपने जितनी बात मेरी सुनी, भारतीय योग संस्थान का अपना एक YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आजकल हमारी एक सीरीज़ आ रही है एक्सप्लोर योगा, वो इंग्लिश में है। हर आसन, हर प्राणायाम, हर मुद्रा को और हर क्लींजिंग टेक्निक जो होती है, प्योरिफिकेशन षटकर्मा जिसको है, उसको बड़े प्यार से समझाया जा रहा है। आप उसको देख सकते हैं, घर में जितना आप कर सकते हैं कर सकते हैं। संस्थान के सेंटर चलते हैं दिल्ली में 1400, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये मैं एक 50 योग मंजरी लेके आया था आपको उपहार के रूप में देने के लिए। आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, और ये ऑल ओवर इंडिया हमारी अवेलेबल रहती है। आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, लेकिन हमारा साहित्य बाज़ार में उपलब्ध नहीं होता। बस ये हमारी एक अलग फीचर है संस्था का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।